सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो जी हां, गौर फरमाना है आज क्या पढ़ना है। जी अब कुछ नहीं पढ़ना है, आज हमको सीखना है, जानना है। जो बहुत बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर एनआरए और सीईटी के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो जानिए एनआरए क्या है और सीईटी क्या है। तो देखिए समझिए, आप लोग जब एग्जाम देते थे प्री का एग्जाम, वो चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, तो कभी रेलवे के लिए एग्जाम देने जाते थे, कभी बैंक के लिए, कभी एसएससी के लिए। मतलब दौड़ते रहिए, आधा समय तो दौड़ने में बर्बाद और पैसा तो बर्बाद था ही। लेकिन गवर्नमेंट एक जो नियम, एक नया जो बदलाव किया, बहुत ही बढ़िया किया है, जिसका नाम रखा गया है एनआरए और सीईटी। क्या है एनआरए? तो एनआरए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी जैसे कि आपका एसएससी का एग्जाम एसएससी लेता था, रेलवे का एग्जाम आपका रेलवे करता था, वैसे बैंक का आईपीएस करता था। तो ये जो एग्जाम क्रिएट करते थे, अब एग्जाम क्रिएट करने के लिए, प्री का एग्जाम क्रिएट करने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है ना। और जो एग्जाम क्रिएट होगा, जो एग्जाम देंगे आप, उस एग्जाम को क्या कहेंगे? तो उस एग्जाम को कहेंगे सीईटी, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बात समझ में आया आपको सीईटी के बारे में। जैसे कि आप सीजीएल का एग्जाम देने जाते थे तो कहते थे सीजीएल एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही अब जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आप कहेंगे क्या? सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, अब चाहे वो रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक के लिए, चाहे एसएससी के लिए। अब सारे एग्जाम को, मतलब कौन कौन से एग्जाम? एसएससी, रेलवे और बैंक। तो जो अलग अलग एग्जाम हम लोग देते थे ना, वो अब अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मेट तैयार किया है, जिसका नाम दिया गया सीईटी। आप सीईटी कर लिए, मतलब आप इन सभी एग्जामों का प्री क्लियर कर लिए। इन सभी एग्जामों का क्या किए? प्री क्लियर कर चुके हैं। अब आपको जो देना है आगे, सिर्फ मेंस देना है। बात समझ में आपको आ रही है? सीईटी क्या है? सीईटी क्या है? इन सभी का जो प्री एग्जाम अलग अलग होता था। और आप लोग जानते हैं कि रेलवे का एग्जाम जो होता था, जो स्पेशली झारखंड, बिहार, यूपी से हैं, उनको पता है कि जब रेलवे का एग्जाम होता था, रेलवे में मतलब ट्रेन के अंदर खड़ा होने का जगह नहीं होता था। इतनी तकलीफ, कभी आप दौड़ रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो कभी ग्रुप डी के लिए, तो कभी लोको पायलट के लिए, कितना सारा एग्जाम देते रहते थे हम लोग ना। पहले प्री दीजिए, फिर मेंस दीजिए, मतलब पैसा बर्बाद, टाइम वेस्ट, कितना वेस्टेज होता था। लेकिन अब ये सब चीज कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अब आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। वो चाहे रेलवे के लिए दे रहे हो, चाहे बैंक के लिए, चाहे एसएससी के लिए, एक ही एग्जाम दिए, सीईटी, आपका सबका प्री क्लियर हो गया। बस समझ में आ रहा है? अब अलग अलग एग्जाम देने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है, पहल है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें आपका टाइम का ही बचत होगा और पैसे का भी बचत होगा। अब जो आप सीईटी एग्जाम देंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजों को समझिए, बस ध्यान देते रहिए। तो बात समझिए, आप कहेंगे सर एसएससी का एग्जाम हम देते थे, तो एसएससी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, है ना। तो देखिए, मतलब जीएस जीके आपका ये 4 सब्जेक्ट होता था, अब इसमें 4, तो लगभग एग्जामों में ये 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। लेकिन रेलवे में देखा जाए तो इंग्लिश नहीं आता है। बैंक में ये चारों आते हैं, लेकिन फॉर्मेट अलग होता है। बैंक के अंदर क्या होता है? रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि एसएससी के अंदर क्या होता है? मैथ और इंग्लिश में ज्यादा फॉर्मेट होता है, और बैंक के अंदर भी इंग्लिश और रीजनिंग ज्यादा फोकस होता है, फिर बैंकिंग में ज्यादा फोकस होता है ना, जनरल अवेयरनेस में ज्यादा फोकस होता है। और रेलवे में, रेलवे आप देख रहे होंगे जो भी एग्जाम इधर हुए हैं 18-19 में, आपने देखा होगा कि साइंस पे ज्यादा फोकस किया है ना, और जीके पे तो होता ही है। लेकिन देखिए, अब तो सारा का एग्जाम फॉर्मेट अलग अलग था, लेकिन अब जब एक साथ ज्वाइंट एग्जाम होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह का एग्जाम होगा, तो जान लीजिए, समझ लीजिए। अब जो एग्जाम होने वाला है, ये चारों सब्जेक्ट होने की ज्यादा संभावना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। और ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार हो जिससे आप सभी के लिए एक बार में सीईटी क्लियर कर लिए और सब के लिए तैयार हो गए। अब ये सवाल होता है कि सर
सही है, हम तो सीईटी कर लिए, लेकिन हम बैंकिंग का तैयारी कर रहे थे, अब रेलवे एसएससी का भी मेरे एक साथ हो जाएगा, लेकिन जब मेंस वाला होगा वो कैसे होगा? तो देखिए सीईटी क्लियर करने के बाद मेंस जो देंगे तो मेंस के लिए बैंक अपना क्रिएट करेगा, रेलवे अपना करेगा और एसएससी अपना करेगा। मेंस जो होगा वो अलग होगा, मेंस अपना बैंक करेगा, रेलवे करेगा, एसएससी करेगा। अब आगे चल के जो बदलाव हो वो आगे ही मालूम चलेगा, क्योंकि कोई अपडेट नहीं है आगे का। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि मेंस के लिए ये लोग ही करेगा। हो सकता है कि बाद में मेंस भी यही क्रिएट करे, यही जो एजेंसी एनआरआई एजेंसी जो बना है यही करे रिक्रूटमेंट, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आगे हो सकता है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि प्री में तो हमको ये कंफर्म कर दिया गया है कि सीईटी ही होगा। और ये कब से लागू होगा ध्यान दीजिएगा, ये 2021 से, ये 2020 में कुछ लागू नहीं है। अब 2020 बचा भी क्या, 2020 तो कोरोना के नाम है ना, तो 2020 में कुछ बाकी भी नहीं है, तो ये जो लागू होगा 2021 से होगा। अब समझिए यहाँ पे कि जैसे सीईटी का सर एग्जाम देंगे तो उसका स्कोर क्या होगा। तो देखिए स्कोर जहाँ तक उम्मीद है कि 200 का होना चाहिए, जिसमें आपका 50 मैथ्स मतलब 50 नंबर का मैथ्स कर दे, रीजनिंग 50 का, फिर इंग्लिश 50 का और जीएस 50 का, तो ऐसे कुछ फॉर्मेट बनाया जा सकता है। अब 50-50 का हुआ एग्जाम। अब मान लीजिए 200 में आपका 80 नंबर आया, अब 80 नंबर आया, अब 80 नंबर आया, अब क्या हुआ कि मान लीजिए वो एसएससी वाला क्या हुआ, वो रिक्वायरमेंट निकाला है कि जिसका भी 100 नंबर है वो आके एसएससी का मेंस दे सकता है ना। अब आप मान लीजिए आपका तो 80 नंबर आया है, आप 100 नंबर तो आया नहीं है कि आप जाइएगा देने के लिए, मेंस तो दे नहीं पाइएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब कि आप नहीं दे सकते आगे मेंस कभी भी, तो ऐसा नहीं है। सीईटी का जो एग्जाम होगा वो साल में 2 बार होगा। कितना बार होगा? 2 बार, मतलब एक साल में 2 बार होगा, मतलब हर 6 महीने पे एग्जाम होगा सीईटी। तो हर 6 महीने में एग्जाम होगा, तो इसका मतलब कि आपका नंबर कम आया है तो अगले बार फिर जो एग्जाम होगा हम फिर एग्जाम दे सकते हैं और दे के अपना नंबर को आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रयास हमारा इतना रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लें कि अगर किसी का भी मेंस का लिए बुला रहा है तो ऐसा नंबर होने से मेरा कि हम सब में जा सके, चाहे वो एसएससी बुलाए, चाहे बैंक बुलाए, चाहे रेलवे बुलाए, तो हमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे तभी जाके हम जिसमें भी मेंस में बुलाएगा, जितना भी नंबर रखेगा, हम वहां पे उसके मेंस को देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन कम नंबर रहेगा तो क्या दे पाएंगे? क्या तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हर 6 महीने में उसको दे सकते हैं। अब बात समझिए, जैसे हर 6 महीने दिए और नंबर आपका बहुत अच्छा आ गया, अब आगे चाह रहे कि हम आगे ना दे, नंबर अच्छा आ गया तो फिर आगे देने की क्या जरूरत है? तो ये क्या है, जैसे आप मान लीजिए अच्छा नंबर लेके आ गए हैं तो वो जो आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब उस स्कोर से आप 3 साल तक कोई भी मेंस का पेपर दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है। तो ये पहल बहुत अच्छा गवर्नमेंट का है कि आपके लिए चीज लाया। एक तो क्या है कि आपकी तकलीफें कम होंगी, आपका जो दौड़ना पड़ता था इधर से उधर, वो दौड़ना भी कम हो जाएगा, पैसे की खर्च जो हो रही थी वो भी कम हो जाएगी। आप देखते थे कि मतलब रेलवे का रिक्वायरमेंट आने के बाद अजीब सा, रेलवे में तो पैर रखने का जगह नहीं होता था। तो ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा निजात मिलेगा, फायदा मिलने वाला है। लेकिन बात समझिए, ये 6-6 महीने में तो कंफर्म कर दिया है कि सीटी 6-6 महीना में लेगा, लेकिन गवर्नमेंट का एक चीज कमी जहां हमको दिख रहा है कि वो रिक्वायरमेंट जो लाएगा उसका कंफर्मेशन नहीं किया कि कब कब लाएगा। मान लीजिए हर 6 महीना में आप सीईटी तो ले रहे हैं, तो बच्चे तो सीईटी में भरते जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए रिक्वायरमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा? तो सीटी का स्कोर लेकर बैठे हुए हैं, अब रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रहा है तो फिर नौकरियां में होगा कैसे? तो बात समझिए। अब इस पे भी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, पारित कर देना चाहिए, जिससे कि हर इतने टाइम में आपका रिक्वायरमेंट ये फिक्स है कि आते ही रहेगा, आपको जॉब आते रहेगा। मतलब हम सीटी का एग्जाम देते रहें, मतलब लोल बनते रहें और रिक्वायरमेंट का कोई पता ही ना हो। तो ये थोड़ा सा कमी दिखता है, लेकिन उसको भी कंफर्म कर दे गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए और बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल है उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उससे आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हमने बात कर लिया कि कैसे कैसे स्कोर करना है, किस तरह से स्कोर करना है और कितने साल तक मेरा वैलिड रहेगा। अब आप लोगों को एक चीज़ और मन में सवाल आता होगा कि सर जैसे कि हम मान लीजिए सीईटी दे दिए, अब सीईटी दे दिए तो कौन कौन से फॉर्म में जा सकते हैं? जैसे सीजीएल भी आता है, सीपीओ भी आता है, एलडीसी भी आता है, लोको पायलट भी आता है, ग्रुप डी भी आता है रेलवे में, फिर आपका एनटीपीसी भी आता है ना, और बैंकिंग के अंदर पीओ भी आता है, क्लर्क भी आता है, बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो ये सब सर
सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है, तो क्वालिफिकेशन का फंडा फिर दिक्कत नहीं होगा। तो समझिए, बात समझिए, यहाँ पे जो सीईटी का एग्जाम होगा ना, उसका भी फॉर्मेट अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए आप सीईटी को दे रहे हैं, तो 10th लेवल का सीईटी आपको अलग देना पड़ेगा। मान लीजिए हम 10th पास किए हैं और हमको 10th लेवल पर जॉब चाहिए, तो हम 10th वाला ही सीईटी देंगे, क्योंकि मान लीजिए हम 10th पे सीईटी दे दिए और हम चाहेंगे कि सीजीएल आ गया, सीजीएल का फॉर्म आ गया या बैंक पीओ का फॉर्म आ गया, तो हम भर सकते हैं उसको, तो मेरा स्कोर तो अच्छा है सीईटी में। तो ऐसा नहीं, सबका क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आप मेंस में जा सकते हैं, उसके जो भी पोस्ट हैं। तो 10th वाला आपका सीईटी अलग होगा एग्जाम, और फिर 12th का अलग होगा, और ग्रेजुएशन का आपका अलग हो जाएगा, है ना। तो सबका अलग अलग रहेगा, मतलब 10th का अलग रहेगा, 12th का अलग रहेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 3 सीईटी एग्जाम हो सकते हैं, है ना। 10th लेवल का अलग, जैसे 10th वाला सीईटी पास किए हैं, तो जैसे ग्रुप डी का फॉर्म आया, तो ग्रुप डी वाला फॉर्म में आप जा सकते हैं, है ना। एमटीएस, एसएससी में एक फॉर्म आता है एमटीएस, है ना, 10th पास पे आता है, तो वो आप भर सकते हैं। मतलब जो भी 10th लेवल का वैकेंसीज आएंगे, तो आप जो लोग 10th वाले बच्चे हैं, मतलब 10th पे सीईटी पास किए हुए, तो उसमें जा सकते हैं। अब जैसे एलडीसी आता है, एलडीसी आ गया, कलर का आ गया, एलडीसी जो कलर का आता है, वो सब क्या आता है, 12th लेवल पे आता है। जो 12th लेवल पे आता है, तो जो 12th वाला सीईटी पास किए हैं, वो जा सकते हैं उसमें। अब देखिए जो ग्रेजुएट है, तो जो ग्रेजुएट है, सिंपल सी बात है, वो ग्रेजुएट वाले सीईटी करेंगे। अब सीईटी पास कर चुके हैं, तो वो क्या है, वो आप सीजीएल भी भर सकते हैं, सीपीयू भर सकते हैं, और 10th वाले पोस्ट को भी भर सकते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ वाला पास किया हुआ है सीईटी, तो आपको 10th का 12th का अलग देना नहीं है। आप ये पास कर गए, तो उस लेवल का भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन इस जो ये पास किया हुआ है 10th लेवल वाला, वो इस लेवल का नहीं भर सकता है ना। मतलब हाई वाला लो भर सकता है, लेकिन लो वाला हाई नहीं भर सकता है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 एग्जाम तो ये हो सकता है ना, 10th पे, 12th पे और ग्रेजुएशन पे। तो ये आपको फंडा समझ में आ गया। तो ये फंडा आपको क्लियर है कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन पे सीईटी का किस तरह से एग्जाम होंगे। तो आगे समझते हैं और चीज़ें। तो बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी कि क्या है सीईटी और एनआरए। तो हमें लगता है सब क्लियर हो चुका होगा। लेकिन देखिए, स्टार्टिंग से ही जो लोग बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते थे और ऑनलाइन जो भी पढ़ते हैं, हम एक ही चीज़ शुरू से बोलते आए हैं कि जब भी पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पे एक ही फोकस कर लीजिए। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मैथ्स पढ़िए कि किसी एग्जाम में बैठे कोई दिक्कत ना हो, है ना। आपको शुरू से ही बोलते आते हैं कि आप बैंक के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, सब में वही चीज़ पढ़ना है ना। सारा सिलेबस में वही चीज़ होता है। थोड़ा सा चैप्टर को फोकस करके पढ़ना पड़ता है कि हाँ, इस एग्जाम में, इस सिलेबस में थोड़ा सा ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो पढ़ना सब पे फोकस करके है। लेकिन ऐसा पढ़ना है कि दिक्कत कभी किसी में ना हो। और देखिए, वो दिन आ गए आज कि सीईटी आपको बता दिया कि अब ऐसा पढ़िए, अगर कोई सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पढ़ना है कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपका ना रहे। क्वेश्चन कहीं से भी आए, धड़ाके से बनाना है ना। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए और जैसे करते रहिए, और दिक्कत कहीं होने वाला नहीं है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी हो सकता है वो हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।